इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है अलास्का में मौजूद एक बहुत ही बड़ी सिटी को दिखाते हुए, जहां का वेदर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हुआ करता था। दरअसल इस सिटी के अंदर पूरे साल भर में एक ऐसा महीना आता था जहां पर पूरे 30 दिन सूर्य की रोशनी पड़ती ही नहीं थी, यानी कि वो समय ये पूरी सिटी अंधकार के अंदर डूब जाती। अब यहाँ कुछ ही दिनों के अंदर वो समय स्टार्ट होने वाला होता है जब पूरे 30 दिन तक अंधकार हो जाएगा। इसीलिए अब बहुत सारे लोग अपनी प्रिपरेशन करने लगे होते हैं ताकि वो कहीं दूर चले जाएं वेकेशन के लिए, क्योंकि 30 दिनों तक यहाँ सूर्य की रोशनी ना पड़ने की वजह से चारों तरफ रात होगी और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स ये मंथ आने के पहले ही कहीं दूर निकल जाते थे। अब हमें उसी सिटी के अंदर इवान नाम का एक शेरिफ दिखाया जाता है, जो कि अपने एक साथी के साथ सिटी के जस्ट बाहर जाकर अपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। दरअसल इवान को सिटी के जस्ट बाहर काफी सारे मोबाइल फोन्स जले हुए मिले होते हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन का पूरा केस इवान ही कर रहा था। अब इवान को लग रहा होता है कि ये काम जरूर किसी बच्चों ने किया होगा, क्योंकि इस तरीके से कोई इतने सारे मोबाइल फोन्स को क्यों जलाएगा। इवान तो अब इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वापस अपने सिटी के अंदर आ जाता है। सभी लोग अपनी पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि वो दिन आने वाला था जब चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपने ट्रक के अंदर ऑयल भर रहा था, लेकिन वो ऑयल लीक होने लगा और बर्फ के ऊपर गिर रहा होता है। इवान ने जैसे ही इन चीजों को देखा तो वो ड्राइवर को आकर कहने लगता है कि ये डेंजरस हो सकता है, इसीलिए तुम्हें इसे साफ करना होगा। वो ड्राइवर तो इवान से जुबान लड़ाने लगा और कहता है कि मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना है और कहीं दूर जाना है। अब यहाँ सभी लोग एकदम बिजी थे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन कोई भी ये नोटिस नहीं करता कि अचानक से उस सिटी के बहुत सारे कुत्तों का कत्ल होने लगा है। कोई तो अनजान व्यक्ति है जो इन सारे कुत्तों को जान से मार रहा था। अब हमें यहाँ स्टेला नाम की एक लेडी दिखाई जाती है, जो और किसी की नहीं बल्कि इवान की वाइफ थी। स्टेला भी इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जा रही होती है वेकेशन के लिए, लेकिन इवान उसके साथ नहीं जा रहा होता, क्योंकि उसे अपनी ड्यूटी जो करनी थी। अब स्टेला जल्द से जल्द निकल जाती है अपने फ्लाइट के लिए। वो तो अपने कार में मौजूद होकर लगातार आगे बढ़ ही रही होती है, तभी अचानक सामने से एक कंस्ट्रक्शन व्हीकल उसके कार से आकर टकरा गई। ये टक्कर इतनी ज्यादा होती है कि स्टेला की कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हालांकि ये बात अच्छी हुई कि स्टेला को ज्यादा चोट नहीं आई, पर अब उसे कैसे भी करके फ्लाइट पकड़नी थी, नहीं तो वो काफी लेट हो जाएगी। इसीलिए स्टेला अब कॉल कर देती है अपने हस्बैंड इवान को। हालांकि इवान अपने केस में बिजी था, इसीलिए उसने अपने एक साथी को भेज दिया स्टेला को ड्रॉप करने के लिए। इवान का साथी दूसरी कार लेकर आ जाता है, जिसमें कि स्टेला बैठकर अपनी प्लेन की तरफ निकल पड़ी थी, पर अब शायद काफी ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि स्टेला अब लेट हो गई थी। और जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तो आखिरी प्लेन भी वहां से टेक ऑफ हो चुकी थी, यानी कि अब स्टेला चाह कर भी उस दूसरी जगह पर जा नहीं सकती। स्टेला इस पूरी कंडीशन की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। अब इवान यहाँ पर अपनी अलग केस के सिलसिले में एक घर पर आया होता है। इवान ने तो उस जगह पर देखा कि कई सारे कुत्तों का बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर कर दिया गया है, और कोई ऐसा इंसान है जो इन सारे कुत्तों को जानबूझकर मार रहा है। इवान अब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगा था और उसे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। इवान को तो वो सारे डॉग ओनर्स बता रहे थे कि ये सारी चीजें अचानक होनी स्टार्ट हुई हैं, नहीं तो हमारे इन सारे कुत्तों को कोई भी जान से मार ही नहीं सकता था। इवान तो इस केस को सॉल्व करने के लिए और भी ज्यादा सोचने लगा। अब यहाँ इवान को उसकी ग्रैंड मदर बता रही थी कि मुझे खुदाई कर्मचारियों के यहाँ से मैसेज आया है कि वहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ अजीब सी चीजें मिली हैं। इवान जब वहाँ पर जाने के लिए अपने डिपार्टमेंट में आता है तो ये पता चला कि उनके सारे प्लेन्स खराब हो चुके हैं। कोई तो है जो उनके प्लेन्स के अलग अलग पार्ट्स चुरा रहा है। इसी वजह से इवान उस खुदाई वाली जगह पर जा ही नहीं पाता। अब हमें उस सिटी के पास एक बहुत ही बड़ी शिप आती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर से लियो नाम का एक अजनबी बाहर निकलता है और वो लगातार सिटी की तरफ बढ़ने लगा था। लियो तो जल्द से जल्द एक बार में पहुंचता है और ड्रिंक पीने की मांग करता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक ओल्ड लेडी बता रही थी कि हम इस समय बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं पीते, इसीलिए उसने लियो को साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन लियो तो अब कहता है कि मुझे मीट खाने का मन कर रहा है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द ला कर दो। लियो ने तो जबरदस्ती उस लेडी का हाथ पकड़ लिया था और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगा, पर थोड़ी ही देर में उस जगह पर इवान भी आ जाता है, जिसने कि इस बिहेवियर की वजह से लियो को गिरफ्तार कर लिया था। लियो से पूछताछ के लिए उसे जल्द से जल्द हिरासत में ले लिया जाता है। अब हम उसी सिटी के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपना काम लगातार कर रहा था, लेकिन तभी उस ओल्ड मैन को बाहर की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं, जिससे कि वो देखने के लिए बाहर चला भी गया था।
लेकिन तभी अचानक एक के बाद एक उस बूढ़े आदमी के चारों तरफ कई सारे लोग आ जाते हैं, बल्कि उन्होंने तो बूढ़े आदमी के ऊपर हमला कर दिया और उसका खून पीने लगे। वो इतनी बुरी तरीके से उस ओल्ड मैन को मारने लग जाते हैं कि कोई बचाने वाला ही नहीं आता। उन सभी लोगों का चेहरा तो किसी खतरनाक जानवर जैसा दिख रहा था, जिनके दांत काफी नुकीले होते हैं और वो उसी की मदद से ओल्ड मैन को जान से मार रहे थे। इसके बाद हमें 3 वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि अपना काम खत्म करके घर लौट रहे होते हैं, लेकिन उन तीनों वर्कर्स के ऊपर भी उन्हें खतरनाक लोगों ने हमला कर दिया। उनमें से एक को पकड़कर तो वो खतरनाक लोग तुरंत ही मार देते हैं। बाकी सब तो अपनी जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो जानलेवा लोग तो उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं। हालांकि उनमें से एक फीमेल वर्कर अपनी जान बचाकर वहां से दूर भागने में कामयाब भी हो जाती है। अब यहाँ जेल के अंदर इवान तो लगातार लियो से पूछताछ करते जा रहा था कि आखिर वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन अब लियो तो सिर्फ एक ही बात कहता है कि अब तुम सभी की जान खतरे में पड़ने वाली है। अचानक अब उस पूरे सिटी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, जिससे कि कोई भी टेलीफोन का यूज भी नहीं कर पा रहा था। चारों तरफ सभी घबराए हुए होते हैं कि इस तरीके से अचानक इलेक्ट्रिसिटी कैसे चली गई। अब यहाँ पर इवान जब अपनी गाड़ी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उसे बर्फ के ऊपर काफी सारे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो जैसे उन्हें फॉलो करते जाता, तब उसे ठीक सामने उसी बूढ़े आदमी का सर कटा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया और सभी लोगों को जाकर चौकन्ना करने लगा कि तुम सभी लोग घर के अंदर चले जाओ और बाहर मत निकलना। अगर किसी के पास जनरेटर नहीं है तो वो कैफे में चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर मौजूद हो सकता है और वहाँ तुम सभी लोग सुरक्षित रहोगे। वहीं अब जेल के अंदर इवान का भाई स्टेला के साथ कुछ गेम खेल रहा था। लियो अब लगातार डराने के लिए उन सभी को घूरता जा रहा होता है। इवान का भाई भी बहुत ज्यादा गुस्से में लियो को देखता है, क्योंकि लियो ने छेड़खानी की थी। तभी इवान के भाई ने लियो की तरफ एक छोटा सा ऑब्स्टेकल फेंक कर मार दिया था। लियो तो कहता है कि मैं इसी छोटे से ऑब्स्टेकल की मदद से जेल तोड़ दूंगा। इवान का भाई थोड़ा सा घबरा गया, इसीलिए उस ऑब्स्टेकल को लेने के लिए चला गया, लेकिन तभी लियो ने इवान के भाई को पकड़ लिया था और उसका गला दबाने लगा। स्टेला भी उस जगह पर आ जाती है जो कि उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन लियो किसी से भी नहीं डरता और उसने इवान के भाई को चोट पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। अच्छी बात तो ये होती है कि उस जगह पर इवान पहले ही आ चुका था, जिसने की गन की मदद से लियो के कंधे पर फायर कर दिया। वो जल्द से जल्द अपने भाई को बचाकर उसे हथकड़ी पहना देता है और लियो को आखिरी वार्निंग देता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन यहाँ पर लियो की आवाज एकदम बदल गई थी। वो तो काफी अजीब तरीके से सिर्फ यही कहता है कि वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब तुम सभी को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। इवान को फिलहाल के लिए नहीं समझ में आता कि लियो ये क्या कह रहा है, इसीलिए वो लियो को जेल के अंदर ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब देखते ही देखते उस पूरी सिटी के अंदर वही खतरनाक इंसान फैल चुके थे, जो कि लोगों को लगातार हमला करते हुए उनका खून पीते जा रहे होते हैं। तब जाकर ये रिवील हुआ कि ये सारे लोग खतरनाक वैम्पायर्स हैं, जो किसी भी इंसान को पकड़कर उन्हें खत्म कर देते और उनका खून पी लेते। सारे लोग तो अब बहुत ही ज्यादा डर कर अपने घर के अंदर छुपने लगे थे, लेकिन वो वैम्पायर्स अंदर घुसकर भी उन्हें मारते जा रहे होते हैं। अब इतनी सारी खबर सुनने के बाद इवान और स्टेला तुरंत ही गाड़ी लेकर उस जगह पर आ गए थे अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि इवान स्टेला को आगे चलने के लिए कहता है, पर स्टेला एक बायनोक्यूलर की मदद से वहां के रास्ते को देख रही थी और उसे वही खतरनाक वैम्पायर्स दिखाई देते हैं जो लोगों को जिंदा ही खा जा रहे थे। ये चीजें देखकर स्टेला काफी ज्यादा डर गई और इवान को कहा कि हमें शहर वापस लौटना चाहिए। वो दोनों जल्द से जल्द कार लेकर पीछे की तरफ वापस जा तो रहे थे, लेकिन तभी उनकी कार के ऊपर एक वैम्पायर चढ़ जाता है, जो कि कार के रूफ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इवान ने अब तुरंत ही अपनी गन निकाली और ऊपर की तरफ फायर करने लगा, जिससे कि वैम्पायर को कई गोलियां भी लगती हैं, लेकिन वैम्पायर को कुछ होता नहीं। इसीलिए वो दोनों कार को काफी तेजी से घुमाते हैं, जिससे कि वो वैम्पायर नीचे गिर गया और कार उसके ऊपर चढ़ने की वजह से वैम्पायर खत्म हो गया था। वो दोनों किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर वापस शहर में तो आ जाते हैं, लेकिन इवान जब अपनी ग्रैंड मदर और अपने भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसे रिप्लाई नहीं देते और साथ ही साथ वो जेल के अंदर मौजूद भी नहीं थे। चारों तरफ बहुत ही खतरनाक माहौल बन चुका था और कई लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन जेल के अंदर लियो जिस तरीके से कैद होता है वो एकदम सही सलामत था। इवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए उसने लियो को गन पॉइंट कर दिया, क्योंकि ये सारी चीजें एक तरीके से उसकी वजह से ही हो रही थी। लियो तो सिंपली ये कहता है कि मैंने ही उन सारे वैम्पायर्स को रास्ता दिखाया इस जगह पर आने का और अब इस शहर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी स्टेला इवान को समझाती है कि इसी जान से मारकर कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद इवान भी अपनी गन नीचे कर लेता है। अब हमें शहर के अंदर वही सारे वैम्पायर्स दिखाए जाते हैं जिनका लीडर अब उनके सामने खड़ा था। वो लीडर तो अपने
सारे लोगों को कहता है कि अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इंसानों को खत्म कर सकते हो। लेकिन लीडर अपने लोगों को एक और बात समझा रहा था कि जब भी तुम किसी इंसान को काटो तो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना, ताकि वो भी हमारी तरह एक वैम्पायर में ना बदल जाए। हमारी जनसंख्या जितनी भी है उतनी ही रहनी चाहिए। देखते ही देखते अब सभी वैम्पायर्स चारों तरफ फैल गए थे और पहले से ज्यादा बेरहमी तरीके से लोगों को मार रहे होते हैं। वो लोग तो घर के अंदर छुपे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते। आधा शहर की पॉपुलेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। इवान और स्टेला भी बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं, लेकिन जब इवान दूसरे कमरे में जाता है तो उसे वहां पर उसका भाई मिल गया था। वहां पर उसी की तरह कई सारे लोग मौजूद होते हैं जो काफी डरे हुए थे। तभी एक लड़की कहती है कि मेरे घर के दूसरी तरफ एक छोटा सा केबिन मौजूद है, अगर हम वहां पर चले गए तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इवान और स्टेला कहते हैं कि हमें इस तरीके से बिना प्लान बनाए आगे नहीं जाना चाहिए। इवान और स्टेला काफी सोचने के बाद ये कहते हैं कि हम गाड़ी लेकर उन वैम्पायर्स का ध्यान भटकाएंगे, तब तक तुम सभी लोग उस चैम्बर के अंदर चले जाना। सभी लोग निकल जाते हैं और इवान और स्टेला अपनी गाड़ी लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक कई सारे वैम्पायर्स का ग्रुप आकर उसी गाड़ी को पकड़ लेता है और उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि उन्होंने गाड़ी को ही उठा दिया था। इवान और स्टेला तो समझ ही नहीं पा रहे होते कि वो क्या करे, और इस सिचुएशन में उन्हें गाड़ी से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि गाड़ी डिस्ट्रॉय होने के बाद उनकी भी जान खतरे में पड़ सकती थी। कई सारे वैम्पायर्स उन दोनों के ऊपर टूट पड़े थे हमला करने के लिए। स्टेला ने तो अपनी गन की मदद से एक वैम्पायर का सर उड़ा तो दिया होता है, पर अब बाकी वैम्पायर्स भी उसके ऊपर कूदने ही वाले थे। लेकिन सही समय पर वो ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक लेकर डायरेक्टली उस जगह पर आ गया और कई सारे वैम्पायर्स को ठोक दिया होता है। ड्राइवर तो इवान और स्टेला को लेकर जल्द से जल्द वहां से निकल गया और वो सभी पहुंच गए थे उस चैम्बर के अंदर जिसकी बात वो लड़की कर रही थी। उस जगह पर तो बचे हुए सभी लोग छुपे हुए थे। सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि इस तरीके का डरावना कंडीशन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि इन वैम्पायर्स को हराया कैसे जाए, जिससे कि वो सब यहाँ से निकलकर सेफ जगह पर पहुंच सके। चारों तरफ वैम्पायर्स घूमते हुए लोगों को जान से मारते ही जा रहे थे, जैसे कि ये सारी चीजें करना उनके लिए कितनी आम बात होती है। इवान का यही कहना था कि जब तक हमें कोई अच्छा मौका नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये जगह अभी तक वैम्पायर्स को पता नहीं है, इसीलिए ये हमारे लिए पूरी तरीके से सुरक्षित हो सकती है। अब हमें यहाँ जेल के अंदर मौजूद लियो को दिखाया जाता है, जिसके पास उन्हीं वैम्पायर्स का लीडर आ चुका था। वो वैम्पायर का लीडर तो लियो के पास आकर उसे सूंघने लगता है और उसे पहचान जाता है, क्योंकि लियो ने ही वो सारे रिचुअल परफॉर्म किए थे और कई सारे कुत्तों को जान से मारा था, जिससे कि ये सारे वैम्पायर्स आजाद हो जाएं और इस सिटी के अंदर आ जाएं। इसके बदले लियो सिर्फ इतना चाहता था कि वो सभी लोग उसे भी एक वैम्पायर बना दें, जिससे कि वो इमॉर्टल होकर अनंत काल तक जिंदा रहे। लेकिन वैम्पायर और उसका लीडर ये सारी चीजें बिल्कुल फॉलो नहीं करते। उन्होंने तो लियो को धोखा दे दिया था और उसे वैम्पायर बनाने के बजाय जान से मार दिया। यानी कि लियो ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी सजा उसे मिल चुकी होती है। अब यहाँ पर इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। उन वैम्पायर्स ने तो अब घरों के अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकालकर मारना भी स्टार्ट कर दिया था। पूरी सिटी में अब बहुत ही कम लोग बचे हुए थे जो कि इवान और उसके साथ मौजूद होते हैं, यानी कि वो सब अभी भी उसी चैम्बर में मौजूद हैं जहां वो सुरक्षित थे। हालांकि सभी वैम्पायर्स लगातार इंसानों की तलाश में अपार्टमेंट चेक करते जाते हैं कि यहाँ पर कोई छुप कर बैठा है कि नहीं। कई सारे लोग तो ये भी बोल रहे थे कि हमें इस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन इवान का यही कहना था कि इस तरीके से निकलने पर सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी और हमें यहाँ से निकलने का मौका जरूर मिलेगा जब तूफान यहाँ पर आएगा। उन सभी के साथ मौजूद एक बूढ़ा आदमी काफी डर जाता है और उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है, जिसे कि वैम्पायर्स ने जान से मार दिया था। वो तो काफी तेजी से चिल्लाने लगा, जिसे कि सभी लोग शांत करा रहे थे, क्योंकि ये आवाजें सुनकर वो सारे वैम्पायर्स को इस जगह का पता जो चल सकता था, और अगर ये हो गया तो उनमें से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। सभी लोग एक दूसरे को समझा रहे थे कि हम एक साथ हैं और हमें आगे बढ़ना ही होगा। बाहर की तरफ से वैम्पायर्स की काफी तेजी से आवाजें आ रही होती हैं, जो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर रहे थे। इन खतरनाक आवाजों ने तो इवान और उसके साथ मौजूद सभी साथियों को डरा कर रख दिया था। इवान तो सिर्फ एक अच्छे मौके का वेट कर रहा होता है। अब हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो काफी डरते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। उसे कुछ समझता ही नहीं कि आखिर चारों तरफ क्या हो रहा है और वो किस खतरे में पड़ने वाली है। इवान भी अब उस चैम्बर में से उस लेडी को देख लेता है और वो समझ जाता है कि इसकी जान खतरे में है, क्योंकि अब चारों तरफ से कई सारे वैम्पायर्स उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। इवान और उसका एक दूसरा साथी डिसाइड करते हैं कि हम उस लेडी की मदद करने जाएंगे, लेकिन उस जगह पर पहुंचने से पहले ही उस लेडी को चारों तरफ से कई सारे वैम्पायर्स घेर लेते हैं।
वैम्पायर्स का लीडर भी उस जगह पर आ गया था, जिन्होंने मिलकर उस लेडी को जान से मार दिया। यानी कि इवान काफी लेट हो चुका होता है उस लेडी की जान बचाने के लिए। पर चौंकाने वाली बात तब हो गई जब इवान के उस साथी को भी एक वैम्पायर ने काट लिया था, और अब काटे जाने के कारण वो भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी ही देर के अंदर, जिसने कि इवान पर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। इवान अपने साथी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अभी वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए इवान को अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथी को जान से मारना पड़ा। इवान को अस्थमा के अटैक्स आने लगते हैं, इसीलिए वो जल्द से जल्द घर के अंदर चला गया था। उसकी सांस इतनी ज्यादा फूलने लग जाती है कि सही समय पर अगर स्टेला नहीं आती तो इवान पक्का मर जाता। यहाँ बाहर की तरफ अब वो वैम्पायर का लीडर जब इवान के उस साथी को देखता है तो वो काफी शॉक हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब तो मर चुके थे, और उसे अंदाजा हो जाता है कि अभी भी कुछ इंसान जिंदा हैं जो हमसे छुप कर रह रहे हैं। और अब तो वैम्पायर के लीडर ने अपने सभी लोगों को कह दिया था कि आसपास के अपार्टमेंट को चेक किया जाए। अब यहाँ पर नजर रखने की बारी स्टेला की होती है, जिसे कि अपने अपार्टमेंट के चारों तरफ देख रेख करनी थी कि कहीं वैम्पायर्स पास में तो नहीं आ रहे। लेकिन स्टेला बहुत ही ज्यादा थक जाती है, जिससे कि उसे नींद आ गई थी। इसी वजह से अब कई सारे वैम्पायर्स उनके अपार्टमेंट के आसपास आ जाते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और उसे किसी भी तरीके से बाहर जाना होता है, इसीलिए वो बिना किसी को बताए बाहर की तरफ निकल पड़ता है। ये बात अच्छी हुई कि उसके बेटे ने तुरंत ही अपने फादर को देख लिया, इसीलिए वो तुरंत ही उसे पकड़ने आ गया। उन लोगों ने तो बूढ़े आदमी को समझाया कि इस सिचुएशन में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो वैम्पायर्स आपको भी जान से मार देंगे। पर अब बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मुझे थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जाना है। बूढ़े आदमी का बेटा जो कि एक पायलट था, वो उसे टॉयलेट में भेज तो देता है, लेकिन कई देर बीतने के बाद भी उसके फादर बाहर नहीं आ रहे थे, इसीलिए पायलट तुरंत ही उस दरवाजे को तोड़ने लगा और थोड़ी देर में पता चलता है कि उसके फादर खिड़की के रास्ते से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि वो इस तरीके से घर के अंदर कैद कभी भी नहीं रह सकते। पायलट तुरंत ही अपने फादर की जान बचाने के लिए बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन अब घर से इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी कि अंदर एक वैम्पायर घुस जाता है। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आने लगा, जिसे कि इवान देख ले रहा था, और वो स्टेला को तुरंत ही एक दूसरे कमरे में लेकर जाकर उसे बंद कर देता है। यहाँ पायलट अपने फादर के लिए लगातार चिल्लाते जा रहा था, तभी उसकी जोरदार आवाज सुनकर वही अंदर घुस रहा हुआ वैम्पायर उसकी तरफ आ जाता है। उस वैम्पायर ने तुरंत ही पायलट को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए दूसरी तरफ लेकर जाने लगा। कुछ ही देर के अंदर अंदर पायलट को भी जान से मार दिया जाता है, और शायद उसके फादर भी अब तक मारे जा चुके थे। इवान स्टेला को कहता है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही हैं। मैं चाहता तो उन दोनों की मदद कर सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पर स्टेला उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि हमने तो उनकी मदद की थी इस सेफ जगह पर लाकर। अब कुछ ही घंटों के अंदर उस पूरी सिटी में बर्फीला तूफान आ जाता है। इवान इसी तूफान की बात कर रहा था, और अब वो सभी को लेकर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, क्योंकि उनके अपार्टमेंट के आसपास कोई भी वैम्पायर नहीं दिखाई दे रहा होता। वो सभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे, और अब इवान उन्हें समझाता है कि सबसे पहले हमें सुपरमार्केट जाना होगा, जहाँ पर हम सरवाइव करने के लिए काफी सारे सामान ले लेंगे, क्योंकि उनके पास पहले ही रिसोर्सेज की कमी पड़ रही थी। जिसके बाद वो सभी लोग छुपने के लिए निकल पड़ेंगे माइनिंग साइट की तरफ, क्योंकि आने वाले पूरे 30 दिन जहाँ सारी तरफ अंधकार रहेगा, वो उसी माइनिंग साइट वाली जगह पर रहकर गुजारेंगे। अब यहाँ तूफान में किसी भी तरीके से आगे बढ़ते हुए वो सभी लोग सुपरमार्केट के अंदर पहुंच तो जाते हैं, और वहाँ पर तो काफी सारे रिसोर्सेज भी मौजूद थे, जिससे कि वो अपना सर्वाइवल कर सकते थे। लेकिन सुपरमार्केट के अंदर एक छोटी बच्ची होती है जो कि एक वैम्पायर थी। वो पूरी तरीके से वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी होती है और दूसरों को मार कर खा रही थी। भले ही वो वैम्पायर छोटी लड़की थी, लेकिन वो किसी को भी चोट पहुंचा सकती है, इसीलिए अब उसके हमला करने पर इवान का भाई तुरंत ही सामने आता है और एक कुल्हाड़ी की मदद से उस छोटी सी वैम्पायर को जान से मार देता है। हालांकि ये सारी चीजें करने के बाद उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, पर अपने सर्वाइवल के लिए ये चीजें तो मैंडेटरी हो गई थी। अब यहाँ पर वो सभी लोग सुपरमार्केट में से सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करने लगे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात अब ये थी कि बर्फीला तूफान अब रुक चुका था, यानी कि वो वैम्पायर्स कभी भी इस जगह पर आ सकते हैं और वो इस तरीके से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए अब इवान और उसके सभी साथियों को तब तक वेट करना होगा जब तक दूसरा बर्फीला तूफान ना आ जाए, या फिर ये पूरे 30 दिन ना खत्म हो जाए। हालांकि वहाँ पर उन्हें कई सारे घंटे कंप्लीट हो चुके होते हैं, पर उन सभी को पता था कि ये सुपरमार्केट काफी ज्यादा खतरनाक जगह हो सकती है, क्योंकि अब तूफान कम होने के कारण सभी वैम्पायर्स तो हर एक अपार्टमेंट और घरों को चेक करने लगे थे। इवान कहता है कि हमारे लिए अभी पुलिस स्टेशन ही एकदम सेफ जगह है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो सकता था। तभी इवान को एक बहुत ही जबरदस्त
आइडिया आता है। उसे ये तो पता था कि ये सारे वेम्पायर सिर्फ अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं, यानी कि अगर इनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये यहाँ से मारे जा सकते थे। अब हालांकि इस पूरे 30 दिनों तक कोई भी सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ने नहीं वाली। तब जाकर इवान सबको बताता है कि मेरी दादी अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से पौधों को सूर्य की रोशनी प्रोवाइड करती थी, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करें। अगर मैं उन्हीं अल्ट्रावायलेट रेस को इन वेम्पायर्स के ऊपर मारूं तो शायद कुछ बात बन सकती है। इवान को इस बात पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो बाकी सारे लोगों को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है और वो खुद बाहर आकर सभी का ध्यान भटकाने लगा था। इवान तो सारे वेम्पायर्स को अपनी तरफ बुलाने लगता है और वो सभी उसे मारने के लिए पीछे भागने भी लगे थे। इवान लगातार ट्रेवल करता हुआ अपने घर के पास पहुंचा और उस अल्ट्रावायलेट किरण निकालने वाली मशीन को एक वेम्पायर के ऊपर मारने लगा। इवान का अंदाजा एकदम सही होता है, क्योंकि उस किरण की वजह से वेम्पायर की पूरी बॉडी एकदम से जलने लग जाती है, जिससे कि वो तुरंत ही मारा गया था। ये बातें वेम्पायर का लीडर जल्द से जल्द देख लेता है, इसीलिए उन्होंने वो मशीन ही तोड़ कर रख दी, क्योंकि अगर इवान इसी तरीके से अल्ट्रावायलेट रेस सभी पर मारता रहेगा तो वेम्पायर्स की पूरी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। इवान तो अब पूरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि उस अपार्टमेंट के अंदर कई सारे वेम्पायर्स उसे घेर लेते हैं। इवान के पास एक वॉकी टॉकी मौजूद थी, जो कि उस ड्राइवर के पास भी होती है, और अब इवान उससे मदद मांगता है कि मैं पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। ये सारी बातें जानने के बाद वो ड्राइवर तुरंत ही अपनी ट्रक निकालता है और उस जगह पर लेकर चले जाता है। रास्ते में उसने तो कई सारे वेम्पायर्स को जान से मार दिया था। अब वो ड्राइवर इतनी तेजी से चलाते हुए लेकर जा रहा था, इसीलिए सारे वेम्पायर्स का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। वेम्पायर लीडर भी अब अपने सारे लोगों को लेकर ड्राइवर को खत्म करने आ गया, पर इतने सारे वेम्पायर्स एक ड्राइवर के ऊपर कूद पड़े थे, जिससे कि वो उसे जान से मार देते हैं। यानी कि ड्राइवर की भी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई थी, पर इसने मरते मरते एक बहुत बड़ा धमाका किया, जिसके अंदर कई सारे वेम्पायर्स भी घायल हो जाते हैं। इवान अब कैसे भी करके वहां से बचकर निकलते हुए पुलिस स्टेशन में आ गया था, जहां पर बाकी लोग छुपे हुए थे। वो ये जानकर खुश होता है कि इवान का भाई और उसकी वाइफ एकदम सही सलामत है, लेकिन तभी अचानक उनके टीम में से ही एक आदमी सामने आकर कहता है कि मुझे सुपरमार्केट में उसी छोटी बच्ची ने काट लिया था। इसीलिए वो लगातार इवान को कहने लगा कि तुम मुझे जान से मार दो, नहीं तो मैं भी वेम्पायर बन जाऊंगा। हालांकि इवान ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ये मजबूरी होती है। उसने तो तुरंत ही उस आदमी को दूसरे कमरे में लेकर जाकर एक गोली मार दी, जिससे कि सभी लोग काफी डर जाते हैं। अब इसी तरीके से सभी लोगों को पुलिस स्टेशन में फंसे हुए कई दिन बीत गए थे, लेकिन अभी अचानक एक दिन इवान को किसी घर के अंदर से रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। इवान अपनी वाइफ से कहने लगा था कि जरूर वहाँ पर कोई तो मौजूद है जो हमें इशारा देने की कोशिश कर रहा है। इवान और स्टेला तो चोरी चुपके उस अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं। फिर बाद में पता चला कि ये इवान का एक बहुत ही पुराना दोस्त है, जिसने कि अपनी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया, क्योंकि उन लोगों को वेम्पायर्स ने काट लिया था। इवान के उस दोस्त जिसका नाम जेरी होता है, वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए अब इवान और स्टेला जेरी को लेकर अपने पुलिस स्टेशन में वापस आने लगे थे। थोड़ी दूर पर जाने के बाद ही उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। तीनों जल्द से जल्द एक अपार्टमेंट के नीचे जाकर छुप जाते हैं। तभी उन्हें दिखाई देती है एक छोटी सी लड़की, जो कि बहुत ही ज्यादा रोते हुए आगे बढ़ रही थी। अब यहाँ इवान और स्टेला दोनों ही नहीं चाहते कि उस लड़की को जरा भी कोई चोट पहुंचे, इसीलिए स्टेला जैसे ही उस लड़की को पकड़ने के लिए जाती, तभी एक दूसरे वेम्पायर ने उन्हें देख लिया था। वो तो उनके पास तुरंत ही डैमेज पहुंचाने के लिए आ गया, जिससे कि डर कर स्टेला उस छोटी लड़की को लेकर वहां से भागने लगी। इवान भी एक हथियार लेकर सामने की तरफ आ गया और स्टेला और उस बच्ची की जान बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी के सामने आ गया। उसने तो अपनी वाइफ से कहा कि तुम जल्द से जल्द फैक्ट्री के अंदर चली जाओ, वो जगह सेफ है और वहीं पर मैं भी तुम्हें मिलूंगा। जेरी यहाँ पर तो इवान की मदद करने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ भाग जाता है। इवान ने अकेले ही उस वेम्पायर से फाइट की और उसी जान से मारा। अब इवान डायरेक्टली ट्रेवल करता हुआ फैक्ट्री के पास पहुंच गया था, लेकिन जब वो उस जगह पर अपनी वाइफ और उस छोटी बच्ची को नहीं देखता तो वो काफी उदास हो जाता है और वो तो प्रे करने लगा था कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो और उसे वेम्पायर्स प्लीज बिल्कुल भी ना काटें। लेकिन इवान को वहां पर जेरी तो मिल जाता है, जो एकदम कायरो की तरह छुपा हुआ था, पर जेरी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका पीछा करते करते एक वेम्पायर भी उस जगह पर आ चुका है। उसने अब तुरंत ही जेरी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसे कि इवान भी आकर बचाता है। दोनों ने ही मिलकर किसी भी तरीके से उस वेम्पायर को श्रेडिंग मशीन में डाल दिया, जिससे कि उस वेम्पायर की पूरी बॉडी चकनाचूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जेरी काफी जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि उस वेम्पायर ने उसे काट लिया होता है। अब यहाँ ऑब्वियस बात थी कि थोड़ी ही देर के अंदर जेरी भी एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इवान के पास तो अब कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए उसने अपने हथियार की मदद से जेरी को जान से मार दिया।
अब यहाँ वॉकी टॉकी की मदद से जब इवान अपनी वाइफ स्टेला से बातें करता है तब इवान को पता चला कि उसकी वाइफ स्टेला उसी छोटी बच्ची को बचाकर एक गाड़ी के नीचे छुपी हुई है, क्योंकि अब वैम्पायर्स और उनका लीडर उसी जगह पर मौजूद थे। लीडर नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये इंसान अपार्टमेंट में कहाँ छुप जा रहे हैं, इसीलिए उसने अब सारे घरों को आग लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो भी इंसान रहे वो बाहर निकले और हमारे वैम्पायर्स उन्हें जान से मार दे। अब तो यहाँ स्टेला के लिए काफी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, क्योंकि अगर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो वो पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी और उसके साथ साथ वो छोटी लड़की की भी जान खतरे में पड़ सकती थी। उसने तो इवान को कहा कि जल्द से जल्द तुम कुछ करो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। इवान के ऊपर अब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उसे समझ नहीं रहा था कि वो वैम्पायर से लड़ने के लिए क्या करे, क्योंकि वो इस तरीके से तो वैम्पायर से बिल्कुल भी जीत नहीं सकता था। इसीलिए अब अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए इवान ने एक बहुत ही सख्त डिसीजन लिया। इवान तुरंत ही एक इंजेक्शन में जेरी का ब्लड निकाल लेता है, जो कि वैम्पायर का ब्लड था, और वो उसे अपने बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। यानी एक तरीके से इवान खुद को वैम्पायर में कन्वर्ट कर रहा था, जिसकी मदद से वो वैम्पायर और वैम्पायर लीडर से लड़ाई कर सके। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर इवान जब फैक्ट्री से बाहर निकला तो उसकी बॉडी पर उस खून का असर होने लगता है। देखते ही देखते वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन उसके सेंसेस अभी भी उसके पास होते हैं। यानी कि इवान को पता था कि उसे किसको मारना है और किसको नहीं। इवान तो अब बिना डरे उन सारे वैम्पायर्स और लीडर के सामने आ जाता है, जिसने कि देखते ही देखते सभी को मारना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि एक समय पर कई सारे वैम्पायर्स इवान पर टूट पड़ते हैं उसे जान से मारने के लिए, पर इवान ने हार नहीं मानी। वो लीडर तो समझ रहा था कि इवान बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए जब वो उसके ऊपर हमला करने आया तभी इवान ने काफी ज्यादा गुस्से में आकर उसके मुंह में ही हाथ डाल दिया था, जिससे कि उस लीडर की तुरंत ही मौत हो गई। अब यहाँ कुछ ही देर के अंदर वो 30 दिन कंप्लीट हो चुके थे, यानी कि सूर्य की किरणें अब चारों तरफ फैलने लग जाती हैं, जिससे कि वैम्पायर्स जलकर मर जाते। लेकिन बचे हुए वैम्पायर्स काफी डर कर वहां से भागने लगे। पूरी सिटी में से वो सारे वैम्पायर्स दूर कहीं निकल जाते हैं, लेकिन इवान तो अभी भी अपनी वाइफ और सभी लोगों का वहां पर वेट कर रहा था। स्टेला भी समझ चुकी होती है कि अब शायद सारी चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन उसका हस्बैंड इवान अब दूर जाने वाला है, क्योंकि वो एक वैम्पायर था और वैम्पायर सूर्य की किरणों में बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते। स्टेला तो इवान को लेकर एक कोने में चली जाती है और उगता हुआ सूरज देखती है, क्योंकि उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो सनराइज जरूर देखेंगे। थोड़ी देर के अंदर ही जैसे ही सूर्य की किरणें इवान की बॉडी पर पड़ती है तभी उसकी पूरी बॉडी एकदम राख में कन्वर्ट होने लगी थी। स्टेला भी काफी ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका हस्बैंड अब मरने वाला है। इवान की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उसने अपनी वाइफ का साथ बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और इसके बाद स्टेला को अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। थोड़े ही समय में इवान राख बनकर पूरी तरीके से उड़ जाता है और हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।